आगे चर्चा करते हैं। पांचवी रिपोर्ट जो है 1813 में ब्रिटिश संसद में पारित की जाती है। इसके जो कई पहलू है, बिंदु है, उनकी चर्चा करते हैं। पांचवी रिपोर्ट का क्या विषय था, इसको विस्तार से समझाइए। पांचवी रिपोर्ट में किन किन को शामिल किया गया है, तो वो देखते हैं। पहले इसमें पहला जो है वो क्या था, तो वो था कंपनी सरकार के एकाधिकार का विरोध। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पर, उसके ऊपर क्या किया गया, विरोध किया गया। पहला बिंदु जो है। दूसरा, पांचवी रिपोर्ट में किस चीज का उल्लेख है या बखान है, या इसका दूसरा बिंदु जो है वो क्या था, तो वो जो है अपना है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यविधि, या फिर मान लीजिए कंपनी की जो नीतियां हैं उन पर चर्चा की गई है। जैसे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे, अधिकारी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी लोग थे, उनका जो कार्य है क्या, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। साथ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था वो ठीक नहीं था, तो उसे कुप्रशासन का भी विरोध किया गया था। किसमें, पांचवी रिपोर्ट में कुप्रशासन का उल्लेख है या कुप्रशासन का विरोध किया गया है। तीसरा बिंदु जो है वो है अनेक समितियां बनाई गई। अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें एक समिति जो थी वो थी क्या, परवर समिति। कौन सी समिति हो जाएगी, परवर कमेटी। कमेटी कह दीजिए या समिति कह दीजिए, उसका भी उल्लेख उसमें किया गया है। और कंपनी के शासन पर, कुप्रशासन पर, या कंपनी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर नियंत्रण करने का काम भी ब्रिटिश संसद के अंदर पांचवी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। तो पांचवी रिपोर्ट में क्या है, कंपनी के ऊपर किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए भारत में अपनी भाषा में बोले तो भारत में प्रशासनिक सुधार जो हैं उसको लेकर अपनी जो रिपोर्ट है, पांचवी रिपोर्ट। तो पांचवी रिपोर्ट क्या है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब अपन चर्चा करते हैं नंबर 2 जो है भू प्रबंध की व्यवस्था जो है वो। जब इस्तमरारी प्रबंध व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं करती है, तो उस समय अपना जो प्रांत था, बम्बई दक्कन प्रांत, यानी दक्षिण मुंबई या मुंबई दक्कन प्रांत में ये जो था वो लागू किया गया था। कौन सी प्रथा थी, वो कौन सा भूमि बंदोबस्त माना जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना रैयत बाड़ी भूमि बंदोबस्त। कौन सा हो जाएगा, रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त, 1820 दशक में। रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त क्या है, बहुत आसान तरीका है। रैयत कौन थे, किसान। कौन थे, किसान। और वैसे भी माने तो रैयत यानी रेत मान लेते हैं। और रेत का अर्थ है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी का काम कौन कर रहा है, भूमि से काम कौन ले रहा है, या फसल कौन उत्पन्न कर रहा है, किसान। तो रैयत किनको कहा गया है, किसानों को कहा गया है। अब किसान प्लस कंपनी, कंपनी का अर्थ है ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी जो है, इनके मध्य सीधा समझौता हुआ। अर्थात रेत बाड़ी प्रथा में क्या हुआ कि रेत बाड़ी प्रथा के तहत कंपनी सरकार ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब जैसे इस्तमरारी व्यवस्था के तहत एक जमींदार को ही पूरा टेंडर दे दिया गया कि हमें तो पता नहीं है, आप ही पूरे गांव की या अपने गांव में जो भी अधीनस्थ जो किसान आते हैं उनसे कर लेकर हमें अदा करें। अब कंपनी ने सोचा कि जैसे मान लीजिए कृषि उत्पादन बढ़ रहे हैं, तो ये बम्बई में ऐसा पहला प्रयास किया गया है, किसका, रेत बाड़ी या रेत बाड़ी भूमि बंदोबस्त का, 1820 दशक में।
कंपनी और किसान, अर्थात कंपनी ने बिचावला नहीं रखा। पहले बिचावले कौन थे? जमींदार। जमींदार बिचावले मान लीजिए इनको, किसमें? इस्तमरारी। इस्तमरारी जो भूमि प्रबंध लागू किया गया था 1793 में, उसमें बिचावले जमींदार होते थे। कंपनी जमींदारों से लेती, जमींदार किसानों से लेते, ऐसे समझा जा सकता है। तो जमींदार बिचावले होते, यहाँ पर कंपनी होती, कंपनी जमींदार से, जमींदार किसानों से। लेकिन यहाँ रेतबाड़ी में क्या होता है? कंपनी डायरेक्ट फेस टू फेस किससे लेती है? किसानों से। अब जो खेत जैसा है, जिस खेत की मिट्टी अच्छी है, जिसमें ज़्यादा अनाज उत्पन्न होता है, तो उसको उस हिसाब से पहले खड़ी फसल का एक प्रकार से कुंता, जिसको अपन बोलते हैं, आइडिया लगा लेते कि इस फसल की इतनी कीमत होनी चाहिए, तो उस हिसाब से टैक्स या कर जो या लगान जो है वो निर्धारित की जाती। कोई भी चावला नहीं होता, सीधे किसानों के मध्य समझौता हुआ है। तो रेतबाड़ी प्रथा में क्या होता है? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के मध्य सीधा समझौता जो हुआ था, वो किस प्रकार हुआ है? रेतबाड़ी प्रथा के तहत हुआ है। अब रेतबाड़ी प्रथा के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं, दक्कन के रैयती ऋणदाताओं से गुस्सा क्यों थे या क्रोधित क्यों थे? उनके बहुत सारे कारण हैं। ऋण देने से मना करना। ऋणदाता यानी जो साहूकार है, वो प्राय या तो ऋण देते नहीं उनको, और शेष राशि पर ऊंची दर पर ब्याज या मूलधन से अधिक पैसा लेना। एक बार मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20,000 रुपये लिए, उसने 5,000 उस व्यक्ति के दे दिए साहूकार के, तो भी वे लोग 20,000 के हिसाब से ही क्या है कि उसके ऊपर ब्याज लगाते। तो ये भी उनका एक प्रकार से अन्याय था, जिसके चलते ये जो रैयत समुदाय है, रैयत का अर्थ बता दिया गया है, किसान वर्ग जो है, उनका गुस्सा होना या क्रोध होना या क्रोधित होना स्वाभाविक था। बंद पत्रों में जाली आंकड़े, अर्थात वो बंद पत्र पर हस्ताक्षर कर दे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर आप साइन कर दीजिए, फिर अंदर रुपए जितने दिए गए थे उससे अधिक रुपए लिख देना, या फिर मान लीजिए जो सूद की या ब्याज की रकम निर्धारित की गई थी कि इतने % से ब्याज दिया जाएगा, उससे कहीं अधिक वो लोग लेते। तो बंद पत्रों में आंकड़े जो थे वो जाली थे, फर्जी थे। ऋण चुकाने पर रसीद न देना, अर्थात ऋण चुका देते थे फिर भी वे लोग उन्हें रसीद नहीं देते थे, जो साहूकार थे, ऋणदाता थे। अब अपन देखते हैं अमेरिकी गृह युद्ध कब शुरू हुआ है? 1861 के अंदर अमेरिका में ही गृह युद्ध शुरू होता है और 1865 में समाप्त हो जाता है, यहाँ खत्म है। भारतीय रैयतों पर यानी किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई है? तो 1857 में। कब की गई थी? 1857 में। अब अपन चलते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव क्या पड़ता है? अमेरिका जो था ब्रिटेन को या इंग्लैंड को बहुत बड़ा भाग जो है वो कपास की आपूर्ति करता था, या फिर अमेरिका से कपास जो है एक प्रकार से आयात होता, या अमेरिका कपास का निर्यात करता ब्रिटेन में। लेकिन गृह युद्ध के चलते उत्पादनों में कमी आती है और अमेरिका कपास बेचना बंद कर देता है। ब्रिटेन को चाहिए कपास, कच्चा माल कपड़े के लिए, तो फिर क्या करते हैं? भारत में वो इसका कोई उपाय ढूंढते हैं कि यहाँ किसानों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, और इसके चलते एक बहुत बड़े भूभाग पर कपास का उत्पादन शुरू होता है। अभी रेतों का यानी भारतीय रेतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो जो ऋणदाता थे वो क्या है कि इसको आमंत्रित करते रेतों को और आसानी से ऋण दे देते, और कंपनी को भी ये लगता कि अपने को भी एक बड़ी रकम की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर मान लीजिए लगान के रूप में काफ़ी राशि मिल जाएगी और कच्चा माल भारत से अपने को मिल जाएगा। तो काफ़ी समय तक कच्चा माल भारतीयों से लेते रहे अंग्रेज, और इसी के चलते रैयत जो थे उनके साथ अच्छा बर्ताव किया गया, तो हर प्रकार से उन्हें अग्रिम राशि भी दी जाती थी। अर्थात अन्न उपजाने के हिसाब से आप कपास या नरमा उत्पादन करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं, तो उन्हें एडवांस में रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ये खुशी, ये समय केवल इतना ही था। 1865 के बाद अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है और अमेरिका पुनः अमेरिका से आयात होने लग जाता है, या अमेरिका निर्यात करने लग जाता है। तो फिर इंडियन दाताओं की स्थिति जो थी पहले की भांति भारतीय रेतों पर हो जाती है। तो यह था इनके ऊपर प्रभाव जो है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भागलपुर कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का जो एक शांति के रूप में पहाड़ियाँ, यानी पहले बता दिया गया राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर जो
हमेशा से या मूल जो निवासी थे वहाँ के पहाड़ी लोग, उनके लिए आया हुआ है। पहाड़ियों की शांति का प्रयास क्या किया गया है। तो जो पहाड़िया लोग थे तो ये क्या करता था, पहाड़िया जो मुखिया होता, यानी औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जो पहाड़िया लोग थे उनको नाम ही उस प्रकार से दे दिया गया था पहाड़िया। उनका जो मुख्य होता, लीडर होता, तो पहाड़िया मुखिया को क्या देता, वार्षिक भत्ता। क्या बोल सकते हैं आप, वार्षिक भत्ता। यानी एक प्रकार से मान लीजिए लालच दिया गया, क्योंकि कैसे भी हो शांति व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए यदि आर्थिक नुकसान होता है तो भी झेलना पड़ता है। तो ये अपने कलेक्टर हैं, इन्होंने किया है कि राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जो पहाड़िया समुदाय था उनमें शांति व्यवस्था बनाने के हिसाब से उनका जो मुखिया था उनको एक वार्षिक भत्ता या फिर मान लीजिए राशि निर्धारित कर दी, और कि आपका काम है कि आप इनको समझाएं और इनमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो ये तो इनका प्रयास था। बुकानन कौन था, तो बुकानन एक ब्रिटिश अधिकारी मान लीजिए, अपन मान सकते हैं जो ब्रिटिश अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी। और बुकानन का जो पेशा है वो है चिकित्सा, ये डॉक्टर हुआ करता था। कौन हुआ करता था, डॉक्टर। और इसने यहाँ पर जो भ्रमण किया है उसका उसने अपने एक प्रकार से वर्णन किया है। वो वर्णन क्या किया है, बुकानन का संथालों पर विचार जो है, पहाड़िया लोग जो थे उनको अंग्रेज असभ्य, क्रूर या इस प्रकार की जाति मानती थी। तो अंग्रेजों ने बुकानन के अनुसार संथाल जो लोग थे उनको एक क्षेत्र दिया पहाड़ी यानी राजमहल की पहाड़ियों में, जिसका नाम जो है वो दिनही ए या ई कोल या कोलू नाम से इनका एक सीमांकन प्रदेश बना दिया गया। और उन्हीं से क्या है कि फिर वो मानते थे, अर्थात बुकानन के अनुसार संथाल लोग जो थे परिश्रमी थे, और संथाल प्राय एक प्रकार से हल से खेती किया करते थे, जबकि पहाड़िया लोग कुदाल से खेती करते। पहाड़ियों की शक्ति का प्रतीक कुदाल जो था और इनकी शक्ति का प्रतीक हल था। और ये क्या है कि परिश्रमी थे और बहुत ज्यादा मेहनती थे, पेड़ों को काट कर। और एक प्रकार से पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से कंट्रोल करने या नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने किनका सहारा लिया है, तो वो हो जाएगा संथालों का। सूर्यास्त विधि क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यास्त विधि क्या है, तो जो इस्तमरारी अपना भूमि बंदोबस्त था उसके तहत कंपनी सरकार ने या अंग्रेजों ने कह दीजिए या ब्रिटिश जो हुकूमत है अपने हिंदुस्तान में जो कायम रही है उनके अनुसार जमींदारों को एक निश्चित तारीख पर कि अमुक तारीख को तो सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, लगान चुकानी पड़ेगी। और यदि वे लगान नहीं चुका पाते तो उनकी जमींदारी क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती, नीलामी कर देते। तो सूर्यास्त विधि क्या है, जमींदारों को निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पूर्व लगान अदा करना। और राजस्व संपदा क्या है, एक जमींदारी, और जमींदारी भूस्वामी नहीं हुआ करता था। जमींदार का अर्थ है कि वो राजस्व को एकत्रित करता, संग्रह करता था, संग्राहक बोल सकते हैं अपने के भीतर आने वाले गांव, एक तहसील में जैसे गांव आते हैं, राजस्व गांव आते हैं, उसी प्रकार से औपनिवेशिक काल में एक जमींदारी के भीतर जो गांव आते थे उनको अपन क्या बोल सकते हैं, राजस्व संपदा बोल सकते हैं। तो राजस्व संपदा क्या है, एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव, जैसे एक तहसील के भीतर जो गांव आते हैं, राजस्व ग्राम आते हैं, उसी प्रकार से हो जाएगा। ये कोई भूस्वामी नहीं हुआ करते थे। अब मान लीजिए इन जमींदार जो थे, जमींदारी से जमींदार बना हुआ है, इन जमींदार या जमींदारों की भूमि नीलामी होती तो ये बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि जो जमीन स्त्रियों के नाम होगी उनको हड़पा नहीं जाएगा या उनकी नीलामी नहीं होगी। तो ये एडवांस में ही जमींदार होशियार होते और क्या करते, अपनी जमीन पर आई स्त्रियों के नाम, महारानियों के नाम लगा लेते, चढ़ा लेते, अर्थात उनके नाम अपनी जमीन कर लेते तो उससे बच जाते। या फिर फर्जी नीलामी करते, अर्थात कोई राजा मान लीजिए, जैसे कोई राजा अपनी नीलामी नहीं चुका पा रहा है या फिर मान लीजिए अपना लगान न चुकाने के कारण उसे नीलाम करनी पड़ रही है जमीन, तो उन्हीं के चमचे, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के जो अधीनस्थ एजेंट होते वही जमीन ले लेते और वापस राजा के पास आती, या फिर उस भूमि के ऊपर राजा का ही नियंत्रण बना रहता। इसी के चलते भी वो क्या करते, उससे बचने का उपाय ढूंढ लेते। आगे देखते हैं जो मुख्य प्रश्न है अपने उनको।
मैनचेस्टर कंपनी कब व कहाँ खोली गई? तो 1859 में। और कहाँ खोली गई है? इंग्लैंड में। दक्कन दगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1878 में। दक्कनी दक्कन का अर्थ है जहाँ पर रेतबाड़ी जो भू प्रबंध लागू किया गया है। दामिन ई को कब? 1832 में। संथाल सीमांकन भूमि का नाम क्या है? दामिन ई ए को। रेतबाड़ी व इस्तमरारी में क्या अंतर है? अर्थात रेतबाड़ी जो थी वो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सीधे रेतों के साथ, रेतों का अर्थ है किसानों के साथ एक समझौता किया गया, और इस्तमरारी में सीधा किसानों के साथ न करके यहाँ जमींदारों को भी चावला जो बनाया गया था। कुदाल और हल से आप क्या समझते हैं? अर्थात कुदाल किसका प्रतीक है और हल किसका प्रतीक है, उनकी चर्चा हो जाएगी। भाड़ा पत्र क्या है? जब रेयते या किसान अपनी भूमि की लगान नहीं चुका पाते तो जो जोतदार होते हैं, अर्थात बंगाल का वह धनी किसान वर्ग जिसको अपन क्या कह सकते हैं? जोतदार। जोतदार के लिए प्राय या तो इन्हें मंडल कह सकते हैं, या फिर हवलदार कह सकते हैं, या इन्हें क्या कह सकते हैं? कांटीदार। ये इनकी जमीनें हड़प लेते, इनके पास जो भी संसाधन होते, बैल गाड़ियां मकान सब कुछ इनका नीलाम करके, या फिर मान लीजिए एक प्रकार से ऋण न चुका पाने के चलते इनका सब कुछ छीन लिया जाता उन किसानों का। तो वापिस वे क्या करते? भाड़ा पत्र, यानी एक प्रकार का पत्र लिखते और किराए के ऊपर खेती, पैसे, बैल गाड़ी सब कुछ वे वापस किराए के रूप में ले लेते। ऐसे नहीं है कि वो उन्हीं के होते। और बंद पत्र में, भाड़ा पत्र में साफ लिखा होता है कि ये संसाधन हमारे नहीं है, अर्थात जोतदारों से वे उधार लेते किस रूप में? किराए के रूप में। तो वो भाड़ा पत्र हो जाता। जमींदारों पर कंपनी सरकार का नियंत्रण क्या है? इस्तमरारी व्यवस्था के नकारात्मक परिणाम जो है कार्नवालिस के। अगुवाबंदी से किसे किसे कहा गया है? तो संथालों को कहा गया है। संथालों को अगुवाबंदी से किसे कहा गया है? तो संथालों को कहा गया है। क्यों कहा गया है? अर्थात क्यों कहा गया? इसका अर्थ है कि संथाल जो थे वो पेड़ों को काटने में संकोच नहीं करते थे, तो अंग्रेजों ने इनको अगुवाबंदी से मानकर ही पहाड़िया लोग थे उनकी सीमाओं को सीमित करने के लिए, क्योंकि पहाड़िया लोग पेड़ों को काटने को तैयार नहीं थे और कुछ क्रूर प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने संथालों का प्रयोग जो है वो पहाड़ियों को सीमित करने के हिसाब से किया। और पहाड़ी लोग जो थे हल चलाने को तैयार नहीं थे, संथाल हल चलाने को तैयार थे, और साथ ही क्या है कि पेड़ों की सफाई करने या पेड़ों को काटने के लिए तैयार थे। इसीलिए अगुवाबंदी से भी इनको कहा गया।